अभी कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लिखा हुआ है ना ओवरहेड, ये बेसिकली लेबर है। ये बुक में सही नहीं लिखा हुआ, और ये ओवरहेड। वैसे तो ये आपके बाकी उस बुक के बुकलेट के अंदर भी है क्वेश्चन। KS लिमिटेड ऑपरेट्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चल अब जरा खामोशी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू डिपार्टमेंट ए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है 15,000 लीटर, जिसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड मतलब कन्वर्जन कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या था, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ मटेरियल 120,000 लीटर, और उसकी जो कॉस्ट सबकी तीनों की उसने बता दी। फिर उसने कहा है कि एक्सपेक्टेड लॉस 5% है। अब इसमें उसने नहीं कहा एक्सपेक्टेड लॉस इनपुट का है, आउटपुट का है, या करंट मटेरियल का। अगर वो खामोश रहता है तो हम इनपुट पे लिया करें, आई कैप जिस मर्जी अजम्पशन पे ले ले। और अगर उसने इंस्पेक्शन स्टेज ना बताई हो तो 100%, इंस्पेक्शन स्टेज ना बताई हो तो 100%, ये एक अजम्पशन है। उसके बाद वो कहता है कि जनाब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपके पास 17,000 है, जिसमें 80% कन्वर्जन कंप्लीट है। यूनिट ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट बी, ये हमारा आउटपुट आ गया। कहते हैं KS uses FIFO method for inventory valuation, direct material added at the beginning of the process। अभी तक आई कैप की हिस्ट्री में एक सवाल ऐसा आया हुआ जिसमें जो मटेरियल है वो बाद में ऐड करता है, मतलब नॉर्मली मटेरियल ऐड करता है तो आगे काम शुरू होता है ना, तो मटेरियल नॉर्मली बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो तकरीबन 2009 में आया था या 7 में आया था, तो उस क्वेश्चन को भी हमने देखना है, वो आपकी बुक में गिवन है। लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड लॉस आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन व्हिच टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। उसने वैसे ही कह दिया। ओवरहेड आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्रोसेस अकाउंट के अंदर अगर कुछ नहीं बताया ओवरहेड के बारे में तो जो गिवन है वही लेते हैं, बट अगर बता दिया जाए तो अप्लाइड लेते हैं। फिर जो अप्लाइड कैसे फाइंड करें, डायरेक्ट लेबर का 80%, डायरेक्ट लेबर का 80%। दोबारा ओवरहेड के बारे में अगर बता दिया जाए तो फिर वही लेंगे जो गिवन होंगे। अगर वो अप्लाइड कहता है तो फिर जो अप्लाइड है वो प्रोसेस अकाउंट में लेना है। फिर अंडर ये ओवर अब्जॉर्प्शन आती है। फिर इसका मतलब है ये जो ओवरहेड गिवन है आपके पास 11,500, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल हो सकते हैं, ये बजटेड हो सकते हैं, ये अप्लाइड अब नहीं रहे। अगर हमारे पास ये 80% वाली लाइन ना होती तो यही जो 11,500 है यही हम अपने प्रोसेस अकाउंट में ले लेते। ओके चल, अब बाकी तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल, इनपुट आउटपुट। इनपुट हमारे पास ओपनिंग है जिसे आप ब्रॉड ऑन कहते हो 15,000, और ये ऊपर देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल है तो यहां अमाउंट नहीं आती, सिर्फ क्वांटिटी है। मटेरियल ऐड कितना किया, 1,20,000। ओके, इनपुट वाली साइड पे बेसिक एलिमेंट 3 है। बेसिक, एक ट्रांसफर इन है, एक ओपनिंग प्रोसेस होता है और एक मटेरियल ऐड होता है। बाकी कुछ चीजें आ सकती है जैसे अब नॉर्मल गेन, वो भी हम इधर नहीं लिखते होते क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर, उधर माइनस करते। आउटपुट के अंदर अगर हम आए तो जो जो गिवन है पहले तो वो लिख ले। नॉर्मल लॉस गिवन है, कहता है 5% है। हमने पहले ये वैल्यू लेनी है 165 बनती है, ये 135 डायरेक्ट 135,000। अब हमने ये देखना है कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करने हैं या नहीं। ओपनिंग जी 80% कंप्लीट है, ओपनिंग
और इंस्पेक्शन हुई है 100% पे, तो क्या ये अभी इंस्पेक्ट होना है या नहीं होना है? बिल्कुल होना है, क्योंकि 100% इसने क्रॉस नहीं किया हुआ, तो इसको ऐड रहने दे, वो इसके अंदर है। माइनस क्लोजिंग भी 80% है, क्लोजिंग भी 80% है, क्या उसे भी इंस्पेक्ट करेंगे? क्योंकि इंस्पेक्शन तो 100% पे हो रही है, उसको निकाल दें। अब इसको अब एंड करते हैं इसका। आपके पास जो भी इंस्पेक्शन स्टेज आती है, एक चीज याद रख लें बस, अगर आपका जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कंप्लीशन है वो इंस्पेक्शन से पहले है, यहां पर है, इसका मतलब है उसका कुछ नहीं करेंगे, वो ऐड रहने देंगे। अगर इंस्पेक्शन यहां पर आ गई है तो माइनस कर देंगे। आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो इंस्पेक्शन क्रॉस कर ले तो माइनस कर दो, टोटल में से माइनस कर दो। अगर अभी इंस्पेक्शन क्रॉस नहीं की तो फिर माइनस ना करो, क्योंकि अभी हमने इसको इंस्पेक्ट करना है। अब आ जाए क्लोज, ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में। अगर हम करें ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में अगर वो क्रॉस करके चला जाए तो उसकी इंस्पेक्शन होने देते हैं, उसको कुछ नहीं करते। अगर उसकी परसेंटेज जहां पर हो पहले तो उसको माइनस कर देते हैं। क्रॉस का मतलब है माइनस कर देना, और टिक का मतलब है कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं मतलब ऐड करते हैं, तो ऐड तो पहले ही है। तो अब हमने देखना है, एक चीज याद रख लो, दूसरी उसकी अपोजिट है। ओपनिंग क्रॉस करेगी तो माइनस, क्रॉस नहीं करेगी तो मतलब उसकी कंप्लीशन की परसेंटेज इंस्पेक्शन स्टेज को अगर क्रॉस कर जाए तो माइनस कर देंगे, क्रॉस ना करे तो कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐड रहने देंगे। क्लोजिंग इसकी अपोजिट है, अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने अभी इंस्पेक्ट होना ही नहीं है, वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। अगर क्रॉस कर जाए तो फिर कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐड रहने देंगे। तो अब हमने हमारा क्या है, ये है 100%, ये दोनों क्या है 80%। तो किसको माइनस करना है? क्लोजिंग को माइनस करेंगे, ओपनिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 135,000 में से माइनस कर दें, क्लोजिंग कितना है 17,000। अब ना एक ही दफा इसको ऐसा समझें कि दोबारा भूले ना। ये तब करते हैं जब वो इनपुट के ऊपर कहता है। करंट इनपुट कहता तो सिर्फ 1,20,000 लेते, आउटपुट कहता तो जो आउटपुट के यूनिट है वो लेते। जो वो कहता है उसको फॉलो कर लो। ये वो केस है अगर साइलेंट हो या इनपुट का कहे। कितना आंसर आ गया इसका? मल्टीप्लाइड बाय 5%, 50। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, बल्कि प्रोसेस बी को कितने ट्रांसफर किए? 1,00,000। उसके बाद कैरी डाउन कितना है? अब अगर ये आंसर इस इधर भी 135,000 लिख लें, अगर 135 से ज्यादा आ जाता है अब नॉर्मल गेन, कम आ जाता है तो अब नॉर्मल लॉस, और अगर 135 ही आ जाता है तो नो लॉस। कम आ रहा है तो अब नॉर्मल लॉस। आप पहले इसको ओके करें। ओके, अब ये क्वांटिटी स्केड्यूल बन जाया करेगा। अब इसके बाद हम बनाते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहां पर लिखते हैं कंप्लीशन यूनिट, कंप्लीशन, मटेरियल और कन्वर्जन। आप लोगों ने तो पता नहीं तैयारी शुरू किया या नहीं, फाइनल मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अब इसको साथ साथ पढ़ो, किसी दिन भी इसको छोड़ो ना, क्योंकि इसमें से सवाल आना ही आना है। धोखा भी दे सकता, अगर यहां से धोखा देगा ना तो बोला किधर जाएगा? टारगेट कॉस्टिंग। नहीं, वेरिएंस आना है, इस बात वेरिएंस कंफर्म है। टारगेट कॉस्टिंग और प्रोसेस अकाउंट का मुकाबला,
क्योंकि लास्ट टाइम टारगेट कॉस्टिंग और ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट आ गया था, वेरिएंस नहीं आया था। तो इस दफा वेरिएंस तो कंफर्म है, इसका भी प्रोसेस अकाउंट कंफर्म है क्योंकि ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट लास्ट टाइम आ गया था। नहीं आ तो सकता है। फाइफो मेथड है या फाइफो है तो क्या करते हैं, और ये फाइफो और वेटेड एवरेज का ताल्लुक शेरोज कब बनता है? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के साथ, एबनॉर्मल लॉस के साथ, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस गिवन हो तो ऐसा ताल्लुक होता है, वरना नहीं होता जी। तो सबसे पहले हम ओपनिंग के अलग लेंगे यूनिट, लेते वही 1,10,000 है, लेकिन उनको अलग अलग करके। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीटेड, ये दोनों होते कंप्लीटेड ही है। ये है फॉर द ईयर। हाँ जी, यूनिट कितने हैं, ओपनिंग कितने हैं 15,000 और 1,10,000 में से 15,000 माइनस 95,000। हाँ जी, इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, 0% और 20%। ये कितना होता है 100%। मटेरियल में 0 आ जाएगा तो 15,000 का 20% 3,000। अच्छा बोले उसने ना यूनिट्स को ऐसा किया, हालांकि सबसे आसान तरीका कार क्या था, यूनिट वैसे रहने देता, कीमत को मल्टीप्लाई करके उसका 20% ले लेता, लेकिन उसने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। 95,000 यहां पर नॉर्मल लॉस नहीं आता, एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड। कितने यूनिट है 20, 100% कंप्लीशन के ऊपर कह रहा है वो, क्योंकि इंस्पेक्शन 100% है। 2100 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी 17,000। 100% है मटेरियल, 80% है 17,000 पूरा 13600। ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए। 114100 ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पर। अगला टारगेट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट। सबसे पहले कॉस्ट है, फाइफो मेथड में कॉस्ट फॉर द ईयर लेते हैं या दोनों लेते हैं, फॉर द ईयर लेते हैं। कॉस्ट फॉर द ईयर। मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगी, कितनी 36,240। यहां पर आज चले 000 की, यहां पर आए जरा, इसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, लेबर की कितनी कॉस्ट है 14,224। इसमें जो प्लस करनी है ना वो ये वाली नहीं करनी, क्योंकि यहां पर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जनाब आपके पास जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, और जो ओवरहेड है सॉरी, वो है 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, 80% ऑफ। तो यहां पर आपने अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं जल्दी में, ये नहीं कि उन्हें पता नहीं होता, पता सबको ही होता है, जल्दी में गलती कर जाते हैं। तो हमने क्या करना है 14,224 का 80% ऐड करना है, या तो 14,224 का 1.8 ले लो या उसका 80% लेकर उसमें ऐड कर। कितना बनता है इसका 80%, 11379.2। तो इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी, कितनी 25603 पॉइंट। ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट बनेगी, या डायरेक्ट 1.8 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि उसने इसको, इसका ताल्लुक अब बन गया कि हम अपने इस वैल्यू को अप्लाइड एफओएच को इसके साथ कंपेयर करके अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन फाइंड कर लें। जब हमने अप्लाइड, ये अलग से लाजमी लिखना है क्योंकि हर जगह हमें काम आता है। तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट कितनी बन गई
2503 2503 603 6 2560 25603 200 डन। उसके बाद हम लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। हाँ जी, डिवाइड कर दें 3 पूरा 317.62 आगे भी है 3 एक और डिजिट भी बता दो 616 और यहां पे 22 ओके। ये अब हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अब हम कॉस्टिंग कर ले। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले अब आप ये देखें कि आपको इन यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए। ये है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है ना, इनकी आपको कॉस्ट चाहिए होती है। इसकी ही कॉस्ट, इनकी ही कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आए जरा यहां पर आएंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ओपनिंग अलग अलग लिखे हुए हैं, तो पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है पहले वो लिखते हैं। हाँ जी, कंप्लीटेड यूनिट्स की बात कर रहे हैं पहले। कंप्लीटेड यूनिट्स या जो ट्रांसफर आउट हुए हैं। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट लग चुकी थी, टोटल करके बता दें जो ये अमाउंट आ रही है 712500। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल तो 100% लग चुका था, लेकिन अभी लेबर रहती थी, तो जितनी लेबर रहती है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन। हाँ जी, 3000 225.182 675546। उसके बाद आ जाएंगे फॉर द ईयर कंप्लीटेड 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 225.182 प्लस 515 65 810 देख लें, वो तो पॉइंट की वजह से ये मसला आ जाता है, क्योंकि अगर आप 182 और इसके साथ ही करेंगे तो इसके हिसाब से इन दोनों को प्लस कर लेना। पहले जो आंसर आएगा उसको 9000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो इसका कोई इशू नहीं होता। टोटल 5936666 चले। हाँ जी, ये हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस। कभी कभी वो सिर्फ इतना ही पूछ लेता है, वो प्रोसेस अकाउंट हमसे बनवाता ही नहीं है, कहता बस इनकी कॉस्ट बता दे। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहले हम देखते हैं जी मटेरियल कितना लग गया। एबनॉर्मल लॉस के ऊपर मटेरियल कितना लग चुका था 2100। ये भी 100% है, तो इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप उसको कर सकते हो। अब मटेरियल करने की जरूरत तो नहीं है, टोटल कॉस्ट ही कर लो। 2100 मल्टीप्लाइड बाय वो 225.182 प्लस 317.616 876
उसके बाद आ जाए जनाब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी, मटेरियल 17,000 into 317.616. कौन सी? सर अगर एग्जैक्टली तब तो ये लिखना पड़ेगा, मतलब उधर को प्लस के बगैर। अच्छा। हो सकता है अगर प्लस करेगा उसको बढ़ेगा तो याद रखें, पहले इनको प्लस करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको 21,000 से मल्टीप्लाई करना है। और कैलकुलेटर पर भी जब पुट करते हैं ना, ये ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो फिर ठीक है। यहाँ पे चलो खैर 200-300 की खैर। चले कितनी अमाउंट आ गई? 5399 उसके बाद आ गया कन्वर्जन 17,000 136 multiplied by 225.182 3062,475 टोटल कितना आ गया इसका? 846 19 वो चलो भाई जान बस खामोश। ये अब अपनी कॉस्टिंग चेक कर लें। कॉस्ट तो यही है। चले जी, अब इसकी कॉस्ट चेक कर लें, प्रोसेस काउंट बना लें। ये उसका प्लस करके यही आता है 6 का निशान। कौन सा? ये 6 का निशान आ रहा है ना, कुछ नहीं आता मैंने लिख दिया पॉइंट्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कैलकुलेशन और तरीका का। पॉइंट के बारे में करने लगे तो फिर तो आप ऐसा किया करेंगे, जो आंसर है ना इसको पॉइंट में लिया ही ना करें। अगर आप कहते हो ना 100% आंसर ठीक है तो इसको ना फ्रैक्शन में ही लिख लिया करें, यानी जो भी फ्रैक्शन आ रही उसी में लिख लिया करें, फिर आपका कभी आंसर खराब नहीं। चलिए आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस काउंट तो आप बन जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू आपने क्रेडिट साइड पर लिखनी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसकी ना मेन एंट्रीज इसमें पूछी गई थी। इसका जो रिक्वायरमेंट है ना, एक उसने कहा जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए, ये रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद दूसरा उसने ये रिक्वायरमेंट है कि जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू प्रोडक्ट बी, ये उसने रिक्वायरमेंट है। पेपर में ये नहीं कि जो हमें आता है वो लिख कर आ जाए, जो उसने पूछा है वो बता। इस क्वेश्चन के अंदर उसने प्रोसेस कोड पूछा ही नहीं, कहता है इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट बनाकर दे दो, फिर कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बी, मतलब सिर्फ आउटपुट जो है उसकी कॉस्ट बतानी है, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बतानी है और ना ही एबनॉर्मल लॉस की बतानी। फिर उसके बाद वो कहता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज पास करें। अब अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने का वही तरीका कि आपने प्रोसेस अकाउंट दिमाग में रखना है, उसके हिसाब से आपने एंट्रीज पास करनी है। हम इसको देखे बगैर अपनी एंट्रीज पे चलते हैं कि यहां पर लिख देंगे ट्रांजैक्शन का नंबर, डेबिट क्रेडिट, रुपीज एंड थाउजेंड में लिखना है तो रुपीज एंड थाउजेंड में लिख लो, अगर डायरेक्ट लिखना है टोटल लिखना है तो टोटल लिख लो, ये आपकी अपनी मर्जी। ट्रांजैक्शन का नंबर, पहली ट्रांजैक्शन,
सबसे पहले हमने डेबिट साइड को दिमाग में रखना है, जिसमें आता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस ए को डेबिट किया, मटेरियल की अमाउंट जो लगी है उसको भी क्रेडिट करेंगे, लेबर की अमाउंट को पेरोल के नाम से करते होते हैं, और ओवरहेड कौन से आएंगे यहां पर, अप्लाइड। ओवरहेड कौन से आएंगे, अप्लाइड। तो कितना मटेरियल लगा, 3624 रुपीज एंड थाउजेंड है, तो या ऊपर ही लिख लो रुपीज इन। पेरोल कितना लगा, पेरोल अलग से 14, और इसका 80% एफओएच है, 37 पॉइंट को छोड़ो आप, ठीक है। अब इस सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा 61843। अब बेहतर यही होता है कि आप फौरन ही अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री पास करते हैं। ऐसा कब करना है, जब वो अलग से अप्लाइड एफओएच के बारे में कहता है, अदरवाइज नहीं। उसका तरीकाकार आप फिक्स करें, अप्लाइड एफओएच को डेबिट करना है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करना है, ये जो आपने अभी किया है 11379, और एक्चुअल एफओएच को क्रेडिट करना है। अच्छा, एक्चुअल एफओएच का वो क्या नाम लिखता है भला, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितनी अमाउंट गिवन है, 11500। अंडर अब्जॉर्प्शन है तो या एसओपीएल के नाम से लिखते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से लिखते हैं, 1 to 1, ये अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया। उसके बाद नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल कॉस्ट है तो एंट्री पास होनी है, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है तो अमाउंट तो आती नहीं है उसकी, फिर यूनिट्स तो आते हैं, अमाउंट नहीं आती, तो फिर एबनॉर्मल लॉस पे चलते हैं। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट। हाँ जी, कितना एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फाइंड की आपने, वैल्यू 11424, 1142 है बस, 1142 और 11, ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद कौन सा रह गया, प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर किया, तो प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट। कितने से, 59 ये अमाउंट है, ये 59366, 59366, 59366। दोबारा एक बात गौर से सुनिए, अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस की स्क्रैप वैल्यू गिवन होती, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की भी एंट्री पास होती है और एबनॉर्मल लॉस की भी पास होती है। जब भी स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है लॉस की, फिर वो दोनों की होती है, लेकिन जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती है वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर आती है, जो एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती है वो एसओपीएल के अंदर जाती है, तो वो सिर्फ जनरल एंट्री में आता है। फिर अगर जनरल एंट्री पास ना करनी हो तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की एंट्रीज आती है। हाँ जी, क्लियर, ओके। आइए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की बजाय पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कॉन्सेप्ट ये है कि रीवर्क कॉस्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसकी रीवर्क की बात कर रहे हैं, लॉसेस की। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि लॉसेस हमें आते हैं, हम उसी हालत में उसको बेच देते हैं, जिस हालत में हमारे पास लॉस पड़ा होता है उसी हालत में बेच देते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि उसको हम थोड़ा सा
रिपेयर करके बेचते हैं, उसके ऊपर थोड़ा काम करके बेचते हैं। अगर हम बेचते हैं तो जो नॉर्मल लॉस को अगर बेचें तो क्या वो प्रोसेस अकाउंट में आता है या नहीं? नॉर्मल लॉस को अगर हम बेचते हैं तो वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर आता है, और अब नॉर्मल लॉस को बेचें तो वो नहीं आता। तो उसकी रीवर्क कॉस्ट, आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग के अंदर अक्सर ये बताता हूं, ये एक रूल है, जिस जगह उसकी इनकम आती है एक्सपेंस भी उसका उधर ही आता है। इसका मतलब है जो रीवर्क कॉस्ट है नॉर्मल लॉस की प्रोसेस अकाउंट में आएगी और अब नॉर्मल लॉस की भी नहीं आएगी, क्योंकि उससे हासिल होने वाली जो स्क्रैप वैल्यू है वो प्रोसेस अकाउंट की नॉर्मल लॉस की प्रोसेस अकाउंट में आती है और अब नॉर्मल लॉस की। तो जनाब फिर रीवर्क कॉस्ट अगर हो ना नॉर्मल लॉस की, तो उसकी एंट्री पास होती है प्रोसेस अकाउंट डेबिट। जितना मटेरियल लगा मटेरियल डेबिट कर दो, जितनी लेबर या कन्वर्जन लगी कन्वर्जन, मटेरियल लगे लेबर लगे कुछ भी लगे कोई भी अमाउंट लगे, तो ये प्रोसेस अकाउंट के अंदर प्लस हो रहा है माइनस, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल मटेरियल नहीं होता, बिल्कुल उस मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, कन्वर्जन की कॉस्ट में ऐड। और अगर अब नॉर्मल लॉस का मामला आ जाए, अब नॉर्मल लॉस, तो उसमें उसकी क्या एंट्री पास होती है? वो प्रोसेस अकाउंट डेबिट नहीं होता, क्या डेबिट होता है? एसओपीएल डेबिट होता है। या अब नॉर्मल लॉस भी बेसिकली एक्सपेंस ही होता है, एसओपीएल या कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं, एसओपीएल। अगर मटेरियल लगा है तो मटेरियल, कन्वर्जन है तो कन्वर्जन, और अगर कोई अमाउंट गिवन है तो वो अमाउंट कैश के नाम से भी आ जाती है। तो अगर रीवर्क करने का मसला आए या मामला हो तो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हो गया सबका। मुझे बताएं 8वीं और 9वीं में से कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? चल जी क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये आपका प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 2 को थोड़ा सा अभी शुरू करते हैं, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो फिर कल सारा दिन प्रोसेस 2 ही करना है। 10 बजे, हाँ तो उससे ऊपर नीचे नहीं, 10 बजे नहीं, हमारा टाइम फिक्स है 10 से 1। Ravi Limited is engaged in the production of industrial goods. It receives order from steel manufacturers and follow job order costing. The following information pertain to an order received 1st December 16, 6000 unit of a product. चलिए आप जरा वो इधर बस करो, बाद में बातें करो। प्रोडक्शन डिटेल है, यहां पर थोड़ा सा उसने धोखा देने की कोशिश की। कहता है हमने प्रोडक्शन की है 3200 जिसमें से 3000 सेल कर दी, डिलीवर टू द बायर फ्रॉम द, वो चाहे सारा डिलीवर कर दे, हमें क्या, हमने किसकी कॉस्टिंग करनी होती है? जितने हमने बनाए। कॉस्टिंग कभी सेल वाले नहीं की जाती। हाँ अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो फिर सेल और प्रोड्यूस सेम होते। अब उसने कहा जी हमने बनाए कितने हैं? 3200, तो हमने कॉस्टिंग तो उसकी करनी है, तो 3000 तो हमारे काम की चीज है ही नहीं। लिखा हुआ है यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। कहता है हमने इंस्पेक्शन किया तो 120 यूनिट हमारे रिजेक्ट हो गए, एक्चुअल में रिजेक्ट हो गए। कहता है जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा 100% है और 80% कन्वर्जन के लिहाज से है। एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट मटेरियल पे लगे हैं, डायरेक्ट लेबर पे लगे हैं और फैक्ट्री ओवरहेड पे लगे हैं। और उसके अंदर यहां पर ऊपर भी बता दिया था हमारे कि 1 दिसंबर 2016 को हमारे पास 6000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए चाहिए थे। अब आ जाए फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड 120 पर आवर। लो जी अंडर द ओवर अब्जॉर्प्शन का भी मामला है। अंडर द ओवर अप्लाइड ओवरहेड आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर एंट्री पास करनी है तो अगर अब भी किसी ने कॉस्ट ऑफ सेल लिखा ना तो फिर गुनाह हो जाएगा।
क्योंकि जब उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करना है, तो अब हम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखेंगे. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड आर इंस्पेक्टेड, नॉर्मल रिजेक्शन लेवल इज 10%. The rejected units are sold at a scrap of rupees 150 per unit. Weighted average method है जनाब. फिर उसने कहता वर्क इन प्रोसेस फॉर द मंथ, आगे तो उसने इसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर दी. तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है या कितना है. ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा जी वर्क इन प्रोसेस दिसंबर, ये तो ऑर्डर है, इतना हमें ऑर्डर मिला. सबसे पहला काम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना. सारी बातें छोड़ के क्या बनाना है, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया. जरा क्वांटिटी स्केड्यूल जी, जरा आप खामोशी प्लीज. हाँ जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में हमें चाहिए होता है सबसे पहले इनपुट वाली साइड, और फिर चाहिए आउटपुट. हाँ जी, इनपुट में सबसे पहले जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर होगा तो वो लिखते हैं मटेरियल ऐड कितना किया. हाँ जी, मटेरियल ऐड कितना है, मटेरियल ऐड नहीं बताया. चले फिर यहां पर आए. हमारे पास एक तो नॉर्मल लॉस है, उसने कहा जी 10% है. किसका, इनपुट का. इनपुट है, आउटपुट हमारा 3200 है. इसका 10% लिया तो 320. यहां पर देखें उसने कहा प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू दिस, और फिर यहां पर देखें वो कहता है कि आपका 10% ऑफ द यूनिट ट्रांसफर टू द. अब हमने वो जो तरीकाकार पढ़ा होता है ना नॉर्मल लॉस को फाइंड करने का, फेल, खत्म. अब जो उसने कहा उसको फॉलो करना है. कहता है 10% यूनिट ट्रांसफर है तो हमने भी 10% यूनिट ट्रांसफर का ही लेना है. अब सोचें कि हमने सोचा था 320 का हमें लॉस होगा, लेकिन जब इंस्पेक्शन की तो 120 हुआ, तो 200 का हमें एक्सपेक्टेड लॉस से कम लॉस हो. जब एक्सपेक्टेड लॉस से कम लॉस होता है ना, वो हमारा एबनॉर्मल गेन. जब एक्सपेक्टेड लॉस से कम हमें लॉस होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल गेन. तो नॉर्मल लॉस हमारा 320 है, एबनॉर्मल गेन वो कितना आ गया 200. नेट होकर वही 120 बच जाएगा. ट्रांसफर आउट 30, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना गिवन है 680. टोटल कितना है, इसका मतलब है आपने मटेरियल कितना ऐड किया होगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर आनी चाहिए. अब इसके अंदर जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, चाहे वेटेड एवरेज मेथड हो चाहे FIFO हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता. मसला सिर्फ इसका था कि इस 200 को फाइंड करना, इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है. हाँ, लेकिन आसान सवाल था, क्योंकि इस पैटर्न में हम सवाल नहीं करते, इस वजह से हमें मुश्किल लगता है कि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस इनपुट गिवन होता है, आउटपुट की कोई बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते होते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें आउटपुट कंप्लीट करके दे दिया और इनपुट के बारे में कुछ भी नहीं बताया. अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स मैं अब वो सारी बातें तो नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करने लगा हूं. सबसे पहले हमारे जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं ना, वो कितने हैं 3200. मटेरियल के लिहाज से भी 3200 और कन्वर्जन के लिहाज से भी 32.
फिर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल 200। मटेरियल के लिहाज से तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये कंप्लीट होता। तो बताएं, वो भी 100% है, अगर ना बताया हो तो 100% ही होता है 200। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 680 कितना 544 ये 680 है सर, ये सही है। 544 ये 200 माइनस करना है क्योंकि अब नॉर्मल गेन है। कितना आएगा 3680 35 डबल। उसके बाद कॉस्ट, अब मसला है 5 को ओपनिंग तो है ही नहीं, जब है ही फॉर द ईयर सारा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले जब इक्विवेलेंट यूनिट्स पे आ जाएंगे तो कॉस्ट फॉर द ईयर, वो बेच के पैसे भी आ रहे हैं नॉर्मल लॉस को। कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई मटेरियल की 114000 और कन्वर्जन की, अब कन्वर्जन पे आए जरा, वो कहता है 120 रुपए पर आवर्स, वो इधर वापस, ये आपके पास नंबर ऑफ आवर्स है 6320 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जो ओवरहेड है ये हम नहीं लेंगे, ये ओवरहेड है एक्चुअल, इसका मकसद अब अंडर ये ओवर अब्जॉर्प्शन के लिए रह गया। और जब भी वो ये देता है ना तो जनरल एंट्री भी हमसे पूछता है, तो ये कितना आ गया 758400, तो प्लस इसमें कर देंगे 984 94 प्लस करके बताए 1706। अच्छा, वैसे एक तरीका होता है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड 3 कॉलम भी बनाए जाते हैं, तो फिर ओवरहेड के नीचे लिख देते हैं, लेबर के नीचे लिख देते हैं, तो वो कॉस्ट ऐसे डिफाइंड हो सकती है, या कन्वर्जन को इकट्ठा कर लें तो थोड़ा एक हमारा कॉलम बच जाता है, बाकी ऐसा किया जा सकता है। हाँ, तो फिर हमने मटेरियल लेबर और ओवरहेड अलग अलग करेंगे, सिंपल जो इसमें ऐड किया है ना उसका भी एक कॉलम बन जाएगा। हाँ जी, तो पर यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट स्क्रैप वैल्यू 320 मल्टीप्लाई बाय 150 92, और ये तो ऐसे ही रहेगी 17064000। हाँ जी, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, 296.7, हाँ जी, इसको 3680 पे डिवाइड कर दो 296.739, 296.739, और ये 481.489। अच्छा, ये जो मैंने बताया था मटेरियल लेबर ओवरहेड, इसके बाद की समझ लगी है? सिंपल जो आपने कन्वर्जन की कॉस्ट ऐड करके लिखते हो ना, उसको एक अलग कॉलम में लिखेंगे, और उसके जो यूनिट्स होते हैं ना इक्विवेलेंट, वो एक जैसे होते हैं, फिर ऊपर भी हम 3 कॉलम बनाएंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। हाँ जी, अब कॉस्टिंग आ गई। वैल्यूएशन, ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन को वैल्यूएशन भी बोलते हैं, वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले फाइंड कर लेते कंप्लीटेड यूनिट्स की, कितने यूनिट कंप्लीट हुए थे 3200 मल्टीप्लाइड बाय 296.739 प्लस 481.48। यहां पर आप चाहे आकर राउंड ऑफ कर लिया करें, रुपीज इन थाउजेंड में करना है तो कर लें, रुपीज इन थाउजेंड, जो आंसर आएगा उसकी 3 आखिरी डिजिट उड़ा दें, 2490।
कंप्लीटेड यूनिट्स हो गए। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट है? 200 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 100% कंप्लीट है, 296.739 प्लस 481.489। एक दफा प्लस करके भी लिख सकते हो, बार बार लिखने की बजाय। 156 1000 में लिख रहे हैं ना। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 680 मटेरियल के लिहाज से और कन्वर्जन के लिहाज से 540 मल्टीप्लाइड बाय 296.739। कितना? 260 टोटल कितना आ गया? 464। हाँ जी, पहले तो ये इसकी कॉस्टिंग चेक करें। ये इसका टोटल सॉल्यूशन है, विजिबल है? तो ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? मेन तो ये सॉल्यूशन है ना। हाँ जी, अब देखते हैं इसकी एंट्रीज उसने पूछ, इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी बस, बाकी सारी नॉर्मल है। अब नॉर्मल गेन के स्क्रैप वैल्यू की, अब नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लॉस की भी आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो उसने क्या कहा है? बस प्रोसेस अकाउंट उसने कहा है और एंट्रीज भी कहा है ना, क्योंकि जब वो ये देता है ना तो मोस्टली एंट्रीज पूछता है। अंडर और ओवर अप्लाइड की और लॉस एंड गेन की। तो सिंपल क्या करेंगे? अप्लाइड एफओएच और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और जो डिफरेंस आएगा वो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। अप्लाइड कितना है? 7584 और 800,000। अंडर अप्लाइड तो अब क्या कब क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 416। इसके बाद उसने एबनॉर्मल गेन या लॉस की है, नॉर्मल लॉस की भी पूछी है। चलिए लॉसेस एंड गेन है, तो जो नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है ना, वो तो क्या होगी? नॉर्मल लॉस को हम किस नाम से लिखते हैं? स्क्रैप वैल्यू डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये होती है नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की। डिस्पोजल कॉस्ट हो तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल कॉस्ट क्रेडिट। कितनी वैल्यू थी उसकी? 48,000। एबनॉर्मल गेन की एंट्री देख ले, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट, ऐसे ही होता है ना। एबनॉर्मल गेन कितनी अमाउंट से? जो इसकी 156 से हमने कहा दी थी, 1000 में लिख लिया था ना। आगे क्या वैल्यू थी वैसे भी लिखवा दो, वो इसलिए कह रहा हूं। 155,646 अब एबनॉर्मल गेन की जो स्क्रैप वैल्यू आती है उसकी क्या एंट्री पास करें? एक मिनट, आयशा बताए, ये याद करके रखा करें ये चीजें। एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी, पहले सबसे पहला काम एबनॉर्मल गेन डेबिट कर दो, और किस अमाउंट से? जिस अमाउंट से क्रेडिट किया हुआ है। 155 155,646 155,646। अब
स्क्रैप वैल्यू कितनी है 150 पर यूनिट, स्क्रैप वैल्यू उसके अपोजिट स्क्रैप वैल्यू 200 यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय 150 30, जो डिफरेंस आएगा SOPL 125, ये आपको जुबानी याद। एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की एंट्री क्या होती है, उसके उलट देखें, हमने एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करना होता है एसओपीएल के अंदर, ठीक है। डेबिट करेंगे या क्रेडिट, इनकम है या लॉस, इनकम, एसओपीएल क्रेडिट साइड पर आ रहा है। और आपको याद होगा क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग एंट्री के अंदर कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो वो बजाते खुद खत्म हो जाता है, किस में ट्रांसफर हो जाता है एसओपीएल के अंदर। एबनॉर्मल गेन को खत्म करना है, डेबिट कर देंगे और इसको ट्रांसफर किस में करना है, जितना स्क्रैप वैल्यू से रिकवर हो गया ओके, बाकी का किस में चला जाएगा एसओपीएल के। बिल्कुल अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जो ओरिजिनल पास हुई होती है वो ये पास होती है नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट। अब इसकी जो एंट्री क्लोजिंग पास करेंगे वो एबनॉर्मल लॉस कर देंगे क्रेडिट, पहले स्क्रैप वैल्यू डेबिट फिर एसओपीएल डेबिट, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हो गए एक प्रोसेस के। अब हम चलते हैं डबल प्रोसेस पे। डबल प्रोसेस में नहीं जाना, हाँ टाइम हो गया तो एक 5 सेकंड के अंदर प्रोसेस 2 हो जाएगा। कल करेंगे करना तो। अगर आपका प्रोसेस बी की बात होती है ना, इसका मतलब है आपके पास प्रोसेस ए से एक चीजें आ रही होती हैं, जो इसका ट्रांसफर इन होगा ना, ये बात समझ लें क्योंकि आपने सवाल तो आपने करने हैं। इसका जो ट्रांसफर आउट होगा इसका ट्रांसफर इन। अब सुने, इसके ट्रांसफर इन को ट्रीटेड एज मटेरियल, बिल्कुल ऐसे ही समझना है जैसे उसका मटेरियल इनपुट। इनपुट को मतलब जो ट्रांसफर इन है बिल्कुल कोई और इसको ट्रीटमेंट नहीं देनी, ऐसे ही समझना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो आप उसको मटेरियल ना समझें, बल्कि आप लोग जब यहां पर लिखते हो ना मटेरियल और कन्वर्जन, यहां पर एक ट्रांसफर इन के नाम से कॉलम इंट्रोड्यूस कर दें। 2 तरीके, या तो ऐसा करें कि ट्रांसफर इन का कॉलम बना लें फिर मटेरियल और कन्वर्जन कर लें, या फिर ऐसा करेंगे कि इस ट्रांसफर इन को अगले प्रोसेस का मटेरियल ही समझ लें, उसकी कॉस्ट ट्रांसफर इन की कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड और इसके यूनिट मटेरियल के यूनिट में ऐड। मतलब समझना ही मटेरियल है, उसको ट्रीटमेंट भी कैसे देनी है जैसे ये मटेरियल ही है। लेकिन इसमें एक सवाल ऐसा है जो टेक्निकल है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो फिर इस मेथड से हो जाता है, ठीक है। तो ये इस मेथड से, एक दफा ये सवाल इस मेथड से आया हुआ है, या तो फिर हम करेंगे कि इन सब को इसी तरह से ट्रीट कर लेंगे, एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, या फिर इसको इसके अंदर मर्ज कर देंगे टाइम सेव अगर करना है, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि जो कल कोशिश करके आनी है वो क्वेश्चन जो दरमियान में छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किया था, 5-6 नहीं किया ना, 5 हो गया। चलो एक क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये 2 क्वेश्चन करके आने।